नमस्कार भाइयों। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्विजेस। ठीक है, आपको पता होगा कि GS3 में क्या क्या आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है, साइंस एंड टेक भी आता है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं GS3 में, और GS4 में आपका एथिक्स है। ठीक है, एथिक्स वाला पार्ट। तो GS3 में अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक और आपका इंटरनल सिक्योरिटी। GS2 में आपका IR भी पूछा जाता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद पॉलिटी पूछी जाती है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद बस दो ही इसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फिर मुद्दे, भारतीय मुद्दे। ठीक है, जो भारतीय समाज के जो मुद्दे हैं वो उसमें पूछे जाते हैं GS2 में। ठीक है, और GS1 में कौन कौन से पूछे जाते हैं? GS1 में आपका इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज 3 आते हैं। ठीक है, इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज GS1। और इसके बाद GS2 में कौन कौन से आते हैं? तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस भी एक चैप्टर है। आप गवर्नेंस के बारे में तो मैंने अभी चर्चा ही नहीं किया। पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस आपका जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन, और फिर आपका भारतीय सामाजिक मुद्दे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर GS3 में आपको अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक, और यहाँ पर फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एंड GS4 एथिक्स। ठीक है, अब इसका भी प्रॉपर अलग अलग है। जैसे कि अब साइंस एंड टेक का उठा लिए पोर्शन, तो साइंस एंड टेक में आपका रोबोटिक्स है, इंडस्ट्रियल 4.0 है। उसके बाद आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, कण भौतिकी है। ठीक है, और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, और इनका भी सब पार्टिकल है। तो अलग अलग टॉपिक करके देखना चाहिए। ठीक है, हम लेकर के आएंगे वीडियो, आपको घबराइए मत, मैं हूँ तो आपको पूरा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी आपको पता होगा कि DAP की सब पर सब्सिडी जो है सरकार ने बढ़ा दिया है। अब इस पर भी एक WTO में एक मामला चल रहा है कि भारत सरकार लगातार जो है अपने लोगों को तिलहन में सब्सिडी दे रही है। अभी आगे एडिटोरियल में आया था द हिंदू के, वहाँ पर भारत सरकार ने कहा कि हम 10 बिलियन का निवेश करेंगे तिलहन के निर्माण, ताकि हम तिलहन के में जो हम प्रॉपर इसको आयात कर रहे हैं उस पर आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, इसलिए भारत सरकार ने इसमें निवेश करने की जो है की हुई है। और WTO के सदस्य देश ये चाहते हैं कि भारत जो लगातार अपने कृषकों को प्रोत्साहन कर रहा है, ये गलत काम है। इससे व्यापार संतुलन डिस्टर्बेंस होता है, और आप लगातार MSP दे रहे हैं, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आप अनाजों का भंडारण कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ये मार्केट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आप भाई मार्केट में सारी चीज़ें बिक रही हैं, अब आप अपने यहाँ रख करके उसको सब्सिडाइज करके मार्केट को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। एक तरफ तो आप WTO का लाभ ले रहे हैं, उनका भी कहना गलत नहीं है, दूसरी तरफ आप जो है MSP वगैरह दे करके अपने यहाँ के किसानों को जो है वो मार्केट में आने नहीं देना है, सस्ता किए हुए हैं सामान। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए तो खराब यही है ये। इस कारण जो है WTO के सदस्यों ने इसका विरोध किया आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारतीय तो परिप्रेक्ष्य में तो हम लोग ठीक हैं, चूंकि इतनी बड़ी आबादी, यदि यार हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने यहाँ स्टोर करके नहीं रखेगी। आप कोविड के समय देख रहे हैं क्या स्थिति होती है हम लोगों की। आज जो है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक अन्नदाता योजना के माध्यम से जो दिया जा रहा है 5 किलो अनाज, वो कहाँ से मिलता? फिर दिक्कतें होती हैं ना। तो यही कारण है कि भारत के पास अपनी समस्याएं, इतनी भारी भरकम जनसंख्या को देखते हुए भारत प्रतिबद्ध है कि वो अपनी जनता के हित के लिए जो भी करे वो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की हित की बात होगी। तो ये DAP की सब्सिडी बढ़ी हुई है, ये GS3 का प्रोसेस संसाधनों का संग्रहण है। ठीक है, हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने हेतु डी अमोनियम फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट DAP उर्वरक पर सब्सिडी को बढ़ाकर 140% कर दिया है। भाई सरकार ने कहा कि हम अपने किसानों को, जो किसान परेशान हैं, किसानों को कहा कि ठीक है, अब मैं इसको कम नहीं करूंगा, मौजूदा जो रेट है वो बिक्री मूल्य वही रहेगा, लेकिन मैं आपको 140% का यहाँ पर छूट दे रहा हूँ। ठीक है, और छूट 140% जब मिल जाएगी, DAP ऑलरेडी सस्ता मिल जाएगा, खरीद कर किसान रख लेंगे, उसके बाद काम करेंगे अपना। हाल ही में DAP के इस्तेमाल होने वाले फास्फोरिक एसिड, अमोनिया आदि की अतिरिक्त कीमतें 60% से 70% तक बढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए, ये अधिक मात्रा में खाद और बीज डालना भी एक समस्या है। एमएस रिज्म में कभी देखेंगे वहाँ पर शैवाल प्रस्फुटन, उसके बाद जलकुंभी वगैरह हो जाती है।
ठीक है, और ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अब लोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में यदि आप दवा नहीं डालेंगे तो खेती भी नहीं होगा, जो कितने प्रकार से जो पेस्टिसाइड उत्पन्न हुए हैं, बड़े बड़े जो बग वगैरह हैं, वो आपका फसल तो होने ही नहीं देंगे। जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है। ठीक है, तो हर चीज़ें आप एक यदि प्रशासक बन रहे हो तो आप हर चीज़ें इंटरलिंक करके देखो, फैसले कभी जल्दी मत लिया करो, उस पर गहनता से विचार करो और तब फैसले लो, क्योंकि इससे लोक कल्याण जो है डामिनो इफेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर ये आप डिस्टर्ब करोगे तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, प्रमुख बिंदु क्या है? डी अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, इसको हम बोलते हैं डीएपी के बारे में देख लेते हैं। यूरिया के बाद डीएपी भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। किसान आमतौर पर उर्वरक का प्रयोग बुआई से ठीक पहले या शुरुआत में ही करते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है जो जड़ के विकास में वृद्धि करती है। आपको बता दें कि जड़ की मात्रा में तो वृद्धि करती है, लेकिन उत्तर भारत की मिट्टियों में सबसे अधिक जो कम मात्रा पाई जाती है वो ह्यूमस की पाई जाती है, और इसी की ह्यूमस की को डालने के लिए लोग जो है इसका प्रयोग करते रहते हैं। डीएपी में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन होता है। किसानों के लिए फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत डीएपी है। यह यूरिया के समान है, जो उनका पसंदीदा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिया आप डाल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा, सवाल प्रस्फुटन वगैरह इसी कारण हो रहा है, और खेत की उर्वरता भी खत्म हो रही धीरे धीरे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए जो छोटे जीव हैं, कौन सा जीव है? राइजोबियम। ठीक है, एक और है जो एनाबिना कुछ करके है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जीव हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करके जो है ये और यूरिया वगैरह में परिवर्तित कर देती हैं, क्योंकि यूरिया भी जो होगा वो नाइट्रेट के रूप में जो होगी ज़मीनों में पाई जाती है। हमारे पास एक ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वातावरण में इतना नाइट्रोजन पाए जाने के बाद भी हम लोग यूरिया की तरफ रहे हैं, और ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ यहाँ पर मिलेगा तो दूसरी तरफ जो है प्रभावित हो जाएगा। जिस प्रकार वातावरण में कई प्रकार की गैस होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस होने के कारण जो होती हैं गैसों का घर्षण वो डिस्टर्बेंस किए रहती है, जिस कारण आग नहीं लगती है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। जब आप ब्रॉड माइंड से करके सुधरेंगे तो सब चीज़ आपको सही लगेगा। उर्वरकों के लिए सब्सिडी योजना के बारे में, वर्तमान योजना के तहत यूरिया की एमआरपी तय है, लेकिन सब्सिडी अलग अलग हो सकती है, जबकि डीआरपी और एमआरपी नियंत्रण, डीएपी की एमआरपी नियंत्रण मुक्त है। ठीक है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है, यानी सब्सिडी तय है लेकिन एमआरपी अलग अलग हो सकती है। सब्सिडी जो होगा वो कहा है गवर्नमेंट ने कि हम 140% बढ़ा देंगे, लेकिन जो एमआरपी रेट है वो अलग अलग है सबका। सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, सभी यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है, मतलब इसी कानून के तहत जो होगा वो बनाया जाएगा। देखिए नियम आपको पता होगा, ये पॉलिटी का सेगमेंट है। सबसे पहले कोई चीज मैं थोड़ा बता दूं, आप क्लियर कर दूं इसमें विनियम क्या होता है। सबसे पहले कोई चीज आप संसद के पटल पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोल सकते हैं मसौदा। ठीक है, या बिल उसको कहते हैं, मसौदा या बिल कहते हैं। जब वो पास हो जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। जब एक्ट आता है उसको कार्यपालिका में कहा जाता है भाई जाइए आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करिए, इस एक्ट का क्रियान्वयन करिए भारत में, राज्य में। तो राज्य में क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाते हैं, और नियम में भी विनियम बनाए जाते हैं, उस नियम को भी लागू करने के लिए विनियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ यही विनियमावली विनियमित की गई है। आई होप क्लियर हुआ होगा। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस के तहत इन उर्वरकों में निहित पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर के आधार पर किसानों के रियायती दरों पर उर्वरक प्रदान किए जाते हैं। साथ ही जिन उर्वरकों को माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि मोलिबेडिनम, यमो और जस्ता के साथ मजबूत किया जाता है, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर सब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा प्रति किलो के आधार पर प्रत्येक पोषक तत्व के लिए वार्षिक आधार पर की जाती है, जो कि फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों के
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों, विनिमय दर, देश में सूची स्तर आदि के अध्ययन को रखते हुए निर्धारित की जाती है कि भाई मूल्य कोई भी हो, लेकिन हम आपको इतना छूट दे देंगे कि आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगी, आप अपनी खेती वगैरह करिए। ठीक है, आपको अब सरकार के पास एक समस्या और है कि यदि 17% से ज़्यादा खेती बढ़े तो वो चीज़ फिर विकासशील और विकसित वाले इसमें समस्या आ जाएगी। तो भारत को मिडिल इनकम ग्रुप वाले देश में भी नहीं जाना है, तो वहाँ भी समस्याएं हैं, कभी इस पर अलग अलग बात होगी। एनबीएस नीति का इरादा पी एंड के उर्वरकों की खपत में वृद्धि करता है ताकि एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की इष्टतम संतुलन एनपीके 4:2:1 हासिल किया जा सके। ठीक है, इसमें मृदा के स्वास्थ्य के में सुधार होगा, परिणाम स्वरूप फसलों में की उपज में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है। ठीक है, कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है। 6,000 रुपये पीएम किसान के तहत तो दे ही रही है। सपोज दैट आप 6,000 रुपये मांग लीजिए, तो 12,000 रुपये आपका हो जाएगा, तो आप किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एमएसपी वगैरह जब देते हैं ना, तो आरबीआई की आँख कान फोड़ने लगती है कि भैया हम मौद्रिक नीति कैसे ठीक करेंगे, M1, M0, M3, M4 कैसे क्लियर करेंगे, आप बार बार जो है रेपो रेट हम कैसे मेंटेन करेंगे, चूंकि आप तरलता बढ़ाते चले जाओगे एमएसपी दे करके, सब किसानों के पास पैसा आ जाएगा, भाई डिस्टर्बेंस होने लगेगा, तो फिर कहाँ पे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो इस कारण जो है आरबीआई बार बार जो है एमएसपी जो बढ़ाया जाता है उसका विरोध करती है और लिमिटेड एमएसपी रखने का प्रयास करती है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है एक एक्ट है उसको बोलते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, उसमें 4+-2 से अधिक महंगाई नहीं, 4% से कम महंगाई नहीं होनी चाहिए और 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महंगाई एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम याद नहीं आ रहा यार, बता देंगे कभी। तो उस पर ये कहा गया था। ठीक है, और इसी को लेकर के, इसी के आधार पर जो है एमएसपी तय किया जाता है। साथ ही सरकार को उर्वरकों की तर्कसंगत उपयोग की उम्मीद है, इसके उर्वरक सब्सिडी की का बोझ भी कम होगा। इसे उर्वरक और रसायन मंत्रालय के उर्वरक विज्ञान द्वारा अप्रैल 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है। एनबीएस से संबंधित मुद्दे क्या है? उर्वरकों की कीमत में असंतुलन। इस योजना में यूरिया को छोड़ दिया जाए तो इसके लिए इसका मूल्य नियंत्रण में रहता है, क्योंकि केवल अन्य उर्वरकों पर ही एनबीएस लागू किया गया है। उर्वरकों में यूरिया के अलावा की कीमत जो कि विनियंत्रित थी, 2010 से 20 के दशक में 2.5 से 4 गुना तक बढ़ गई। 2.5 से 4 गुना तक यूरिया की कीमत बढ़ी हुई है। तो एनबीएस के ये मुद्दे हैं। हालांकि वर्ष 2010 के बाद से यूरिया की कीमत में केवल 11% की वृद्धि हुई है और इससे किसान पहले की तुलना में अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, और जैसे कि उर्वरक असंतुलन में और अधिक वृद्धि हुई है। उर्वरक के असंतुलन में और अधिक वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण लागत, एक सेकंड, भाई भारत को देखना भी है ना कि हम हमारी इकोनॉमी भी देखें और इकोसिस्टम को भी देखें। खाद्य सब्सिडी के बाद उर्वरक सब्सिडी दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है। ठीक है, एनबीएस नीति न केवल अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि देश की मिट्टी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रही। मैंने आपको ऊपर बताया था ये चीजें। कालाबाजारी सब्सिडी वाले यूरिया को थोक खरीदारों, व्यापारियों और यहाँ तक कि गैर कृषि उपयोगकर्ताओं जैसे कि प्लाईवुड और पशुचारा निर्माताओं को दिया जा रहा है, और इसकी तस्करी बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में की जा रही है। डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने के निहितार्थ क्या है? क्योंकि किसान खरीफ फसलों की बुआई का कार्य शुरू कर रख देंगे, इसलिए उनके लिए सब्सिडी दर पर उर्वरक प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा जा सके। राजनीतिक रूप से मुद्रास्फीति आप जानते हैं महंगाई है। राजनीतिक रूप से सरकार चाहती है कि कोविड की दूसरी लहर के समय किसान विरोध को रोका जाए। ठीक है तो बस ये है इसका मेन पॉइंट कि डीएपी के निहितार्थ में सरकार चाहती क्या है, सरकार के इंटेंशन क्या है और वर्तमान समय में इसके लाने की क्या प्रासंगिकता है, इसमें सब चीज बता दिया गया। ठीक है,
अब इसमें जो मेन मुद्दा मेरे सामने समझ करके आ रहा है कि सरकार को सारी चीज़ें जो है वो मध्यम मार्गी विचारधारा पे लेकर के चलना होगा, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेडिकल इस पर चीज़ें आएंगी और ना बहुत ज़्यादा कम आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।